हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज तिवारी। दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल जिसका नाम है बायोकेमिस्ट्री बाय डॉक्टर मनोज। आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोटाइड की मेटाबॉलिज्म, न्यूक्लियोटाइड केमिस्ट्री। पहले हम न्यूक्लियोटाइड केमिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर न्यूक्लियोटाइड की मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे। इस न्यूक्लियोटाइड से क्या क्या बीमारियां कवर होती हैं, तो अगर हम कहें क्लिनिकल केसेस क्या क्या आते हैं, तो इसमें गाउट आता है आपका, इसमें जो है SCID आता है, इसमें जो है लेशनिहान सिंड्रोम आता है, और इसमें ओरेटिक एसिडूरिया आती है। ये 4-5 बीमारियां हैं जो काफ़ी कॉमन हैं, काफ़ी कॉमन नहीं, दीज आर द रियल डिजीज, बट इस न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म से जुड़ी हुई बीमारियां हैं। पढ़ने के 2 तरीके हैं, MBBS में पढ़ने के 2 तरीके हैं। अगर आप फाइनल ईयर में हो तो पहले आप बीमारी को देखो, उसके सिम्टम्स को देखो, फिर उसके बाद आओ बायोकेमिकल बेसिस पढ़ो। लेकिन दोस्तों, आपका ये पहला ईयर है, शुरुआत है, तो यहाँ हम बेसिक टू बीमारी जाएंगे, बेसिक पढ़ेंगे, बेसिक से डिजीज पे जाएंगे। तो आज हम सीखेंगे कि ये न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड बनता किस किस चीज़ों से है, और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। थोड़ा बोरिंग हो सकता है, लेकिन बायोकेमिस्ट्री को हम लोग कोशिश करते हैं कि इसको इस तरीके से डिकोड करें कि थोड़ा बोरिंग ना हो। कहीं ना कहीं कोरिलेशन बताएंगे, किसी न किसी तरीके से किसी एनालॉजी के साथ इसको सेट करेंगे, जिससे ये लेक्चर उतना बोरिंग ना हो जितना बायोकेमिस्ट्री होती है। तो दोस्तों, बने रहिएगा हमारे साथ। शुरू करते हैं हम न्यूक्लियोटाइड केमिस्ट्री की। न्यूक्लियोटाइड के कंपोनेंट क्या क्या है, न्यूक्लियोटाइड क्या है बेसिकली। न्यूक्लियोटाइड 2 कंपोनेंट का बना होता है, 3 कंपोनेंट का। एक होता है नाइट्रोजनस बेस, और दूसरा कंपोनेंट होता है दोस्तों राइबोस शुगर। एक कंपोनेंट शुगर का होगा, राइबोस शुगर का, तीसरा फास्फेट का होगा। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये बेस हो गया, ये शुगर हो गई, ये फास्फेट हो गया, ये BSP का बना होता है। इसको कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी से कतई ना जोड़े, क्योंकि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को ना तो इंडोर्स कर रहे हैं, ना उसका विरोध कर रहे हैं। आप याद कर सकते हो, इट इज मेड अप ऑफ द न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ द बेस शुगर एंड फास्फेट। हम एक एक कंपोनेंट पढ़ेंगे, समझेंगे कि बेस कौन सा है, शुगर कौन सी है, फास्फेट कौन सा है। लेकिन एक मोटा मोटा शुरुआत के लिए आप इतना समझ लो कि ये बेस शुगर एंड फास्फेट का बना होता है। इससे पहले अगर आप देखोगे तो ऐसे बेस शुगर फास्फेट का बनता है, तो इसे न्यूक्लियोटाइड, अगर दूसरा पार्ट इसका क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोसाइड बोला जाता है। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, देखो इसके नाम में लिखा है। मेरे निमोनिक ऐसे होते हैं जो नाम से निकलते हैं। ऐसा नहीं कि गई भैंस पानी में आपने याद किया और उस समय जब एग्जाम था तो आपको याद नहीं आया, तो आपकी भैंस वास्तव में पानी में चली गई। तो ऐसे निमोनिक से हम बचते हैं। तो दोस्तों, ऐसा निमोनिक रहता है जो कि याद करना थोड़ा इजी रहे। कैसे? न्यूक्लियो मतलब क्या हो गया कि ये पार्ट, N वाला पार्ट नाइट्रोजनस बेस है। ये क्या है? नाइट्रोजनस बेस है। और ये वाला पार्ट क्या है? शुगर है। अगर शुगर और नाइट्रोजनस बेस मिल जाए तो इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड हो गया। अब हमें पता है कि इसके 3 कंपोनेंट हैं, एक एक कंपोनेंट को हम डिस्कस करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये न्यूक्लियोटाइड कहाँ कहाँ आते हैं, तो मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, इसके डिटेल में नहीं जाता, आगे डिटेल्स कवर करेंगे। पहला एग्जांपल क्या है? ATP। नाम तो बहुत सुना होगा। क्या बॉडी की एनर्जी करेंसी बचपन से रटते आए हैं, 9th में यही तो एक क्वेश्चन हमको बार बार पूछते हैं कि एनर्जी हाउस क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा करेंसी है? तो ATP। ATP का फुल फॉर्म बताओ। हमारे कई जो तुमने थोड़ी बहुत साइंस आती है बार बार पूछ के हमको तंग करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या मेडिकल कॉलेज में भी इसकी जरूरत है? हाँ है। बेसिक से एडवांस की तरफ कैसे बढ़ें, तो यही इस क्लास का मोटो है। शुरुआत में बहुत बेसिक हम कवर करेंगे, बाद में इसको एडवांस करेंगे। तो लेट्स सी, पहला हिस्सा जिसे हम बोल रहे हैं बेस। नाइट्रोजनस बेस बेसिकली 2 तरीके के होते हैं। एक होता है पिरामिडीन, दूसरा होता है प्यूरिन। पिरामिडीन एंड प्यूरिन 2 तरीके के नाइट्रोजनस बेस होते हैं। चलो पहले पिरामिडीन को समझते हैं। ये पिरामिडीन की स्ट्रक्चर को समझते हैं। आप स्ट्रक्चर देख लीजिए और डर लीजिए। पहले डर जायज है, डरना जरूरी है।
लेकिन हम इसे सरल बनाएंगे जो आप जानते हैं उससे। अब आप सोच रहे होंगे स्ट्रक्चर जरूरी क्यों है। दोस्तों, अगर आपका फर्स्ट ईयर है, यूनिवर्सिटी एग्जाम दे रहे हैं, तो ये स्ट्रक्चर जरूरी है। अगर आप फाइनल ईयर में हैं, मेडिकल का नेट दे रहे हैं, नेक्स्ट दे रहे हैं, तो स्ट्रक्चर उतनी जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको प्रॉप में लिखने के लिए स्ट्रक्चर दिखाना पड़ता है, लिखना पड़ता है। तो स्ट्रक्चर फर्स्ट ईयर वालों के लिए ज़्यादा जरूरी है, यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए ज़्यादा जरूरी है, लेकिन भला सबका करेगी, क्योंकि इस जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग डिकोड करते हैं और आपको आज बताते हैं सरल भाषा में इसके स्ट्रक्चर को समझना। पहले देखते हैं, हमको अच्छा पता होगा एज ए साइंस स्टूडेंट, इस स्ट्रक्चर को तो हम देख करके जानते ही है ना बच्चों, क्या है ये। डॉक्टर साहब देख लीजिए, बिना इसके तो आप नीट में आए नहीं होंगे, नीट क्वालिफाई भी नहीं कर पाए होंगे। एरोमेटिक केमिस्ट्री का सबसे बड़ा हिस्सा रहा है ये। चलो, इसको हम कहते हैं बेंजीन। अगर ये बेंजीन जो मैं बता रहा हूं ये एनालॉगी है, ऐसा कहीं लिखा नहीं होगा, नहीं तो आप क्लेम आके करने लगो डॉक्टर साहब आप गलत पढ़ा रहे हो। भैया मैं तुम्हें याद कराने की कोशिश कर रहा हूं, बेंजीन की एनालॉगी दे करके बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो नाइट्रोजनस बेस, ये पिरामिडिन को कैसे याद किया जाना है। ये कोई प्रूफ नहीं है कि बेंजीन से पिरामिडिन बना। कैसे बना इसकी डी नोवो सिंथेसिस में बताएंगे कैसे बना, लेकिन आपको स्ट्रक्चर याद रह जाए, एक एनालॉगी है। इसको सच मत समझ लीजिएगा कि नहीं कल आप रिसर्च करके आओ कि बेंजीन से पिरामिडिन कहीं नहीं बना, डॉक्टर साहब गलत बोल रहे हैं। नहीं, मैं बस याद करा रहा हूं, जैसे आपको याद हो जाए। ये सत्य नहीं है कि बेंजीन से पिरामिडिन बना। सॉरी, अगर ये बेंजीन क्या कर दे, एक काम कर दे, ये बेंजीन अगर जो ये बेंजीन जिसको आपने अभी देखा, यही बेंजीन, ये एरोमेटिक है, सबको पता है। एरोमेटिक में क्या होता है ये भी पता है, नहीं पता तो न भी पता रखो, कोई नहीं, बस इतना याद रखो अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। इतनी केमिस्ट्री सफिशिएंट है, बाकी केमिस्ट्री नहीं आती भूल जाओ। इसके बाद इसमें करना क्या है दोस्तों, 2 कार्बन हम यहां से निकाल देते हैं। अगर ये ऐसे जबरदस्ती नहीं, प्यार में, अगर बेंजीन प्यार में दे दे क्या 2 कार्बन और क्या ले ले नाइट्रोजन, तो क्या बन जाएगा ये प्यार में। अगर ये 2 कार्बन दे के अपने पास 2 नाइट्रोजन ले ले तो ये बन जाएगा 6 मेंबर्ड रिंग, जिसका नाम है, प्यार से स्टार्ट है तो प्यारी में दे दिया है, प्यारी मिडिन। ये प्यारी है क्योंकि ये प्यार से काम हुआ है, इसमें ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं हुई, तो ये बन गया पिरामिडीन्स। अब ये जो पिरामिडीन्स होता है दोस्तों, ये कितने तरीके का होता है, ये 3 तरीके का होता है। पिरामिडीन्स आर 3 टाइप, CUT। प्यार में अक्सर लोग काट देते हैं, ऐसा आपने सुना होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं सच में कटता है, बहुत लोगों की जिंदगी बहुत अच्छी चलती है, प्रेम से मेरा बहुत गहरा नाता नहीं है, लेकिन इतना नहीं है, आप लोगों को ज्यादा होगा, आप तो अभी जस्ट यंग एज में हैं। तो डॉक्टर साहब देखिए, प्यार से कट किया जा सकता है। अगर प्यार से कट हुआ है तो क्या क्या हो सकता है, कट को बोलते हैं साइटोसिन, साइटोसिन हो गया ये, यूरेसिल एंड थायामिन, ये चीज हो गया। मेरी राइटिंग अगर कम समझ में आ रही तो यकीन मानिए मैं पक्का वाला डॉक्टर हूं, डॉक्टरों की राइटिंग समझ में आनी नहीं चाहिए, तो इसलिए ध्यान से सुनो, समझने की कोशिश मत करना, दिल में आते हैं दिमाग में नहीं, ठीक है। ये साइटोसिन हो गया, ये यूरेसिल हो गया, ये थायमिन हो गया। इतनी बात तो हमें लगता है सबको समझ में आ जानी चाहिए। चलो अच्छा, इसमें 2 ही चीज लगती हैं। अब ये पिरामिडिन रिंग पे अगर हम कुछ लगाना चाहें तो कहां कहां लगा सकते हैं, इस वाले कार्बन पे लगा सकते हैं, इस वाले कार्बन पे लगा सकते हैं। नामकरण कर लें इनका, 1 2 3 4 5 एंड 6। कितनी मेंबर्ड रिंग हो गई बच्चों ये पिरामिडिन इज, कितनी मेंबर्ड रिंग, 6 मेंबर्ड रिंग, मतलब 6 मेंबर हैं। कैसे मेंबर हैं, क्या सब मेंबर सेम हैं, नहीं, मेंबर डिफरेंट हैं। अगर मेंबर डिफरेंट हैं तो हेट्रोसाइक्लिक बोलेंगे। कौन कौन से 2 मेंबर हैं, एक मेंबर कार्बन है, दूसरा मेंबर नाइट्रोजन है।
तो ऐसी रिंग जिसमें 2 मेंबर्ड रिंग है, ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। एरोमेटिक कंपाउंड जैसा है तो ये एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है तो प्लेनर है, ये प्लेनर भी है। तो अगर आप इसी एरोमेटिक कंपाउंड को याद कर लें तो आप पिरामिडीन के बारे में 3-4 चीजें बोल सकते हैं कि इट इज द प्लेनर, इट इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, इट कंटेन्स अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड, इसमें अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड है। नामनक्लेचर में आप देख चुके हैं कि इसको कितनी पे 6 कार्बन रिंग तक हम नाम रख सकते हैं। ठीक है, अब हम समझेंगे कि इस COT कट का जो कट है उसको, ये वाली रिंग फिर याद करिए, यही तो बेंजीन थी, लेकिन इस बेंजीन में हमने 2 मॉडिफिकेशन किए, यहाँ पे नाइट्रोजन जोड़ा, यहाँ पे नाइट्रोजन जोड़ा, बाकी सब चीज सेम रखा, अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड रखा। क्या बन गया? ये कौन सी रिंग बन गई? पिरामिडीन रिंग। इस पिरामिडीन रिंग को 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, साइटोसिन, साइटोसिन। इसमें क्या करेंगे? ये वाली रिंग में क्या करेंगे हमने बताया है, और ये बहुत सिंपल सा तरीका है जानने का। यहां पे नाइट्रोजन है और इस वाली जगह पे नाइट्रोजन है, 2 जगह नाइट्रोजन है, डबल बॉन्ड है अल्टरनेट पे। 2 कार्बन पे कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? चलो समझते हैं। या तो ऑक्सीजन सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, या तो नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो 2 and 4, ये कितना है? 1 2 3 4 5 6, 2 4 पे क्या कर सकते हैं? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, या तो केवल ऑक्सीजन सब्स्टिट्यूट कर दें। किस पे? 2 and 4 पे। फिर क्या कर सकते हैं? 2 and 4 पे तो हमने ऑक्सीजन सब्स्टिट्यूट किया, एक पे मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर दें। ठीक है, ये 3 चीजें कर सकते हैं। करके देखते हैं क्या बनता है, ये समझते हैं। अगर हमने ये सब्स्टिट्यूट किया इस नाइट्रोजन वाली रिंग पे, अगर यहां पे नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूट किया, यहां पे नाइट्रोजन रखा, उसके बाद अगर हमने यहां पे ये रखा, बाकी डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। दूसरे कार्बन पे हमने क्या क्या सब्स्टिट्यूट किया है, आप हमें बताइए, देख के बताइए क्या सब्स्टिट्यूट किया है। पेन कॉपी साथ रखिए, एक्सरसाइज करिए, थोड़ा इजी पड़ेगा। दूसरे पे हमने क्या लगाया है? सेकंड पे ऑक्सीजन लगा दिया। चलो ऑक्सीजन लगा दिया। इस पे क्या लगाया? नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन की बची हुई वैलेंसी अगर हमने हाइड्रोजन से किया तो अमाइनो ग्रुप। ये क्या बन गया आपका? क्या बन जाता है? ये साइटोसिन। क्या बन जाता है? साइटोसिन। ये मत कहिएगा कि याद कैसे करोगे, 2 4 24 24 घंटे ये ऑन रहे तो क्या है? साइटोसिन। साइटोसिन में याद कर सकते हैं कि अगर पिरामिडीन रिंग पे 24 आवर ऑन तो दैट इज साइटोसिन। साइटोसिन को सिंपल भाषा में याद कर सकते हैं। दूसरा क्या है? सेम रिंग हमने लिया, यहां पे नाइट्रोजन था, यहां पे नाइट्रोजन था, अल्टरनेट हमने डबल बॉन्ड से इसको किया, 2 और 4 कार्बन पे ही दोनों पे ऑक्सीजन लगा दिया। नाउ इट इज नोन एज यूरेसिल। ये क्या बन जाएगा? यूरेसिल बन जाएगा। ये क्या हो गया? 24 घंटे ऊ करता है भाई। ये मतलब कुछ गलत तरीके से मत सोचना, ऑन रहता है ऊ करता है, ठीक है? ऐसा सोचना उचना नहीं भैया, ऐसा कुछ पढ़ा नहीं रहो कि चैनल मेरा बैन करवा दो तुम लोग सोच के। एकदम साफ सुथरा कंटेंट है। और ये वाले में देखते हैं, चलो इसको समझते हैं। ये क्या हो सकता है बच्चों? ये मुझे बताओ। 2 तरीका है, यूरेसिल को थाइमिन में बदलने के लिए कुछ नहीं करना, 5th कार्बन पे थाइमिन लगाना है। आप इससे याद रख सकते हो, सिंपल तरीका है। यूरेसिल आपके पास है, नाइट्रोजन किधर था मुझे समझाओ। बेंजीन वाली स्ट्रक्चर में क्या हुआ था? बेंजीन वाली स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन को हमने सब्स्टिट्यूट किया है, और ये देखो सिंपल समझो, ये था नाइट्रोजन था, ये अल्टरनेट पोजीशन पे नाइट्रोजन लगे हुए हैं, और इस पे अगर हमने क्या किया, सेकंड वाले पे ऑक्सीजन, 6 वाले
4 वाले पे ऑक्सीजन एंड 5th वाले पे क्या लगा दिया, मिथाइल, नाउ इट बिकम थायमीन, ये थायमीन हो गया। तो आपको पता हो गया कि अगर हम पिरामिडीन लेते हैं, पिरामिडीन इज द 6 मेंबर्ड रिंग। पिरामिडीन कितनी मेंबर्ड रिंग है बच्चों, 6 मेंबर्ड रिंग है। इस 6 मेंबर्ड रिंग में हेट्रोसाइक्लिक है, ये प्लेनर है, और इसको हम CUT कट करके याद कर सकते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, साइटोसिन हो गया, यूरेसिल हो गया, और आपका हो गया थायमीन रिंग हो गई। ठीक है, इतना चीज आपका पिरामिडीन के साथ हो गया। मुझे नहीं लगता किसी को पिरामिडीन समझने में दिक्कत होगी, इजी है, आसान है। चलो, इसी पिरामिडीन से हम लोग दूसरी स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको कहते हैं प्यूरिन। इसी पिरामिडीन से क्या बनाएंगे, प्यूरिन। तो पिरामिडीन याद हो गया, अब हम समझते हैं प्यूरिन क्या है। प्यूरिन आपका दूसरा नाइट्रोजनस बेस है। तो एक नाइट्रोजनस बेस क्या हो गया, एक नाइट्रोजनस बेस क्या हो गया बच्चों, पिरामिडीन। दूसरा नाइट्रोजनस बेस आपका क्या हो गया, प्यूरिन। तो प्यूरिन को समझते हैं। प्यूरिन क्या है, पिरामिडीन हमें पता है। पिरामिडीन बताएंगे क्या है, किसका बना था पिरामिडीन, हमने किससे बनाया था पिरामिडीन, बेंजीन से। और इसी बेंजीन की तरीके से हमने ये बनाया, और ये बन गया आपका, क्या बन गया बताओ, ये पिरामिडीन है। इस पिरामिडीन ने सोचा चलो हम एक कार्बन को गोद ले लेते हैं, एक कार्बन को और ले लेते हैं। इसने एक कार्बन अपनी रिंग के अलावा एक दूसरी रिंग के जरिए एक कार्बन जोड़ने की कोशिश की, लेकिन कार्बन जोड़ने के लिए कोशिश की, ये कार्बन इसे काफी पसंद था इस रिंग को, तो इसने कहा नहीं अकेले मत जाओ, साथ में 2 नाइट्रोजन लेके जाओ। नाउ ये नाइट्रोजन कार्बन से जुड़ गए और ये नाइट्रोजन इस रिंग से जुड़ गए, एक जगह डबल बॉन्ड लगा दिया। दिस रिंग इज नोन एज प्यूरिन। प्यूरिन, प्यूरिन क्या कही जाती है इसे, प्यूरिन। ये अगर इसे डिकोड करें क्या है, ये कह रहा है पूरी है 9। हम एक परिवार में एक सदस्य नहीं है, कितने सदस्य हैं, पूरे हैं 9, हम पूरे 9 सदस्य हैं। तो ये रिंग कैसी होगी, पूरे 9 कार्बन की, पूरे 9 मेंबर्ड रिंग होगी जिसमें कार्बन एंड नाइट्रोजन पाए जाएंगे। तो पूरे 9 मेंबर्ड रिंग होगी, कौन सी, प्यूरिन। तो आपको प्यूरिन समझ में आ गया होगा। प्यूरिन कितने मेंबर्ड रिंग हो गई, 9 मेंबर्ड रिंग हो गई। ठीक है, ये भी प्लेनर होगी, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा साइकिल होने की वजह से ये पकड़ होती है, इसकी स्ट्रक्चर कंप्लीट प्लेनर नहीं होती है। ये भी एरोमेटिक होगी। ठीक है, और इनकी क्या खासियत होगी, आपकी प्यूरिन एंड पिरामिडीन की एक खासियत होगी, वो खासियत हम बचपन से पढ़ते आए हैं। वो क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या बनाना है, प्यूरिन एंड पिरामिडीन हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। पहले ये समझ लेते हैं ये छोटा सा हाइड्रोजन बॉन्ड है क्या। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, एक साथ किसी रिश्ते में रहते हुए किसी दूसरे के साथ हाथ बढ़ाना। थोड़ा गड़बड़ लगा, चलो समझते हैं कि क्या ऐसे होता है। अगर किसी बाहर वाले का फोन है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, कोई भी हाइड्रोजन अगर फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन आता है तो ये हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है या हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगा। चलो दोस्तों, हम समझने की कोशिश करते हैं। पिरामिडीन एंड प्यूरिन की एक खासियत है कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है। तो दोस्तों पहले ये तो समझ लेते हैं कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड है क्या। हाइड्रोजन बॉन्ड है क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड समझते हैं क्या है। हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब ये एक तरीके का वीक बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है, वीक बॉन्ड है, टेम्परेरी बॉन्ड है। इसमें हाइड्रोजन जिस ग्रुप से लगा हुआ है उसे छोड़ता नहीं है, उससे लगा रहता है, उससे लगे हुए ये किसी दूसरे के साथ हाथ बढ़ाता है। चलो देखते हैं कैसे करता है। बेसिकली जब फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं, इनके साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाता है, और अगर इनमें से ही कोई दूसरी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आता है तो हाइड्रोजन उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। जैसे HF को देखते हैं, इससे जुड़ा हाइड्रोजन HF। अगर कोई हाइड्रोजन जुड़ा है, जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड में
तो यहाँ का हाइड्रोजन हाईली पॉजिटिव है और ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। ऐसे ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ, अगर हाइड्रोजन वाटर के साथ जुड़ा है तो ये भी ऑक्सीजन दूसरा इधर ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। जनरली हाइड्रोजन बॉन्ड को 3 डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। तो आपने देखा पिरिमिडीन में क्या है, पिरिमिडीन में नाइट्रोजन है और कुछ प्यूरिन पिरिमिडीन में ऑक्सीजन लगी हुई है। तो ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से जुड़े हुए जो हाइड्रोजन होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। जब हम पढ़ेंगे डीएनए आरएनए तब हम इन हाइड्रोजन बॉन्ड का महत्व समझेंगे। अभी यहाँ केवल बेसिक समझ लेते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाता है। प्यूरिन पिरिमिडीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। कहाँ से? नाइट्रोजन से लगे हुए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से लगे हुए हाइड्रोजन, ये मिल करके क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। कोई 2 बनाएगा, कोई 3 बनाएगा। ये चीजें हम आगे देखेंगे और समझेंगे। अभी हमने आपको रिवाइज कराता हूं, न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट थे, बेस, शुगर, फास्फेट, जिसमें से हमने बेस के कंपोनेंट पढ़े हैं। चलो इसको आगे देख लेते हैं। ये रहा पिरिमिडीन। पिरिमिडीन हमने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, आप देख लीजिए। पिरिमिडीन में ये वाला पिरिमिडीन कोई बताएगा कौन सा पिरिमिडीन है? ये वाला पिरिमिडीन कौन है? जो आन था वो कौन सा पिरिमिडीन था? वो साइटोसिन था। आन 24 याद रखा था हमने। आन 24 वाला जो पिरिमिडीन था वो कौन सा पिरिमिडीन था? आन 24 वाला जो पिरिमिडीन था वो साइटोसिन था। जैसे 1 2 3 4 5 6 इसके किस नंबर कार्बन पे जुड़े हुए हैं? 4 नंबर पे और 2 नंबर पे। तो 24 पे क्या जुड़ा हुआ है आप देख सकते हैं, ये हो गया साइटोसिन। ये कौन सा हुआ? ऊ, ये आन हो गया। ऊ कौन कर रहा था? ऊ कर रहा था यूरेसिल। यूरेसिल क्या कर रहा था? ऊ कर रहा था। कब? 24 आवर। मतलब इसके 2 और 4 कार्बन पे क्या लगे हैं? नंबरिंग फिर से करके देख लेते हैं दोस्तों, समझ लेते हैं। छोटी सी चीज है, बायोकेमिस्ट्री को थोड़ा लॉजिकल हम लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो ताकि आपको चीजें समझ में आए। ये 4 नंबर पे लगा हुआ, ये 2 नंबर पे लगा हुआ। एक दिन में आप केवल स्ट्रक्चर पे ध्यान देंगे, अगले दिन आप इसकी मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे और इसके घर पे जाके प्रैक्टिस करेंगे ताकि अपनी यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूरा अच्छे तरीके से छा पाए। चलो ये कौन सा हो गया? ये यूरेसिल हुआ, 2 और 4 पे लगा है और एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। इसको हम क्या बोल रहे हैं? थायमिन। तो आपने समझ लिया क्या क्या हो गया? साइटोसिन हो गया, यूरेसिल हो गया एंड थायमिन हो गया। ये उम्मीद करता हूं ये आपका पिरिमिडीन क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं दोस्तों प्यूरिन के बारे में। प्यूरिन को हमने क्या कहा था? पूरी 9 रिंग। पूरी कितनी रिंग है? 9 रिंग। इसके 2 एग्जाम्पल हैं। कौन कौन से? एडेनिन है एंड ग्वानिन है। एडेनिन एंड ग्वानिन इसके एग्जाम्पल हैं। ग्वानिन, और ध्यान दीजिए ये भी क्या है बता रहे हैं कि हमारे अंदर कितना है, कितने मेंबर्ड हूं मैं? 9। एडेनिन भी बता रहा है कि मैं भी 9 मेंबर्ड रिंग हूं और ग्वानिन भी बता रहा है कि मैं भी 9 मेंबर्ड रिंग हूं। 9 मेंबर्ड रिंग में कोई दिक्कत नहीं थी, इसकी नामनक्लेचर थोड़ा सा अलग है। अगर प्यूरिन पिरिमिडीन को देखें तो छोटा कौन सा है? प्यूरिन छोटा है, पिरिमिडीन एडेनिन हो गया, ग्वानिन हो गया। ठीक है, दोनों में 9 मेंबर्ड रिंग है। अभी हमने पढ़ा था, एक चीज पढ़ा था, क्या पढ़ा था? पिरिमिडीन। पिरिमिडीन में क्या था भैया? ये था। पिरिमिडीन की नामनक्लेचर कहां से करते थे? नीचे से इस तरफ करते थे। घड़ी किधर चलती है? इसी तरफ चलती है। 12 1 2 3 4। अगर घड़ी की दिशा में चले तो क्लॉकवाइज बोलते हैं। लेकिन यहां जो नंबरिंग हमने किया है 1 2 3, ये नंबर कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। कैसे याद करेंगे नंबरिंग कहां क्लॉकवाइज है कहां एंटी क्लॉकवाइज है? तो जो बड़ा होता है वही एंटी होता है, सारे लोग एंटी नहीं होते। तो इसमें बड़ी वाली रिंग कौन सी है? बड़ी वाली रिंग कौन सी है? प्यूरिन।
तो जो बड़ी वाली रिंग है, जो पुरानी रिंग है जिसमें 9 मेंबर लोग रहते हैं, वो उसमें नंबरिंग कहां से चालू होगी? एंटी क्लॉकवाइज चालू होगी। तो इसमें नंबरिंग जो चालू हो रही थी एंटी क्लॉकवाइज चालू हो रही थी, आपने देखा ये एंटी क्लॉकवाइज चालू हो रही थी। अब एंटी क्लॉकवाइज चालू है तो इसके किस ग्रुप पे लगते हैं? या तो 6 पे मेंबर लगेंगे या तो 2 लगेंगे। वहां क्या लग रहे थे? 24 पे लग रहे थे। पिरामिडीन पे कहां लग रहे थे? 24। प्यार में 24 घंटे था वो, लेकिन यहां जो मेंबर लगेंगे वो 2 और 6 पे लगेंगे। ठीक है। एडेनिन पे केवल सिंपल एडेनिन पे क्या लग रहा है? केवल अमाइनो एसिड, अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है 6 पे, और 2-6 पे क्या लगा हुआ है? ग्वानिन पे लगा है अमाइनो ग्रुप एंड द ऑक्सीजन वाला ग्रुप। 2 और 6 पे, ये 2 हुआ, ये 6 पे। मोस्ट प्रोबेबली आपको याद हो जाना चाहिए क्योंकि हम लोगों ने इसको आगे डिटेल में पढ़ा है। यहां मैं बस जस्ट एग्जांपल दिखा रहा हूं। हाइपोजेंथीन किसे कहते हैं एंड जेंथीन किसे कहते हैं? लगना किस ग्रुप पे है? 2 और 6 पे। 2 और 6 पे अगर 2 ऑक्सीजन लग जाए तो दैट इज नोन एज जेंथीन। अगर सिंगल ग्रुप लगेगा तो केवल 6 पे लगेगा, डबल ग्रुप लगेगा तो 2-6 पे लगेगा। प्यूरिन के केस में याद रखना है 26। प्यूरिन के केस में क्या याद रखना है? 26। पिरामिडीन के केस में क्या याद रखना है? 24। तो पिरामिडीन पे जो ग्रुप लगेंगे 24 लगेंगे। वहां क्या पिरामिडीन पे कौन कौन से ग्रुप लग रहे थे वो हम देखें, ऑन, डबल ओ एंड OOM लगे हुए थे। ठीक है। इसमें कौन कौन से ग्रुप लगे हुए हैं? एक अमीनो ग्रुप लगा है, एक अमीनो ऑक्सो ग्रुप लगा हुआ है, ग्वानिन में 2 ग्रुप लगे हुए हैं, एडेनिन में 1 ग्रुप लगा है, और जेंथीन में आपका केवल एंड केवल ऑक्सीजन वाला ग्रुप लगता है। सिंगल ग्रुप लगेगा तो 6 पे लगेगा, तो 6 पे लगेगा, ऑक्सीजन कम है तो उसे बोलेंगे हाइपोजेंथीन। अगर 2 ग्रुप लगा तो उसे बोलते हैं जेंथीन। ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली आपको ये चीज समझ में आई होगी। आगे हम लोग इसको समझते हैं। ठीक है। ये जेंथीन हो गया और ये हो गया, ये हाइपोजेंथीन हो गया और ये जेंथीन हो गया। आप लोगों ने पढ़ा होगा कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म। कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म पढ़ा होगा। और एक आइसोमेरिज्म होती है जिसमें लैक्टिम आइसोमेरिज्म होती है, ये इनॉल फॉर्म होता है। तो इसमें क्या हो गया? जब कीटो ग्रुप लगा हो और अमाइनो ग्रुप लगा हो तो ये भी एक तरीके का टाटोमेरिज्म शो करता है, जिसमें ये लैक्टिम बनाता है। लैक्टिम जो है इनॉल फॉर्म है, इनॉल फॉर्म जो होता है उसे लैक्टिम बोलते हैं। ठीक है। तो जेंथीन का इनॉल फॉर्म लैक्टिम होता है। ठीक। और इसी तरीके से कीटो फॉर्म हो गया तो ये हाइपोजेंथीन जेंथीन हो गया। इनॉल ग्रुप अगर एल्कोहलिक ग्रुप लगा हो कहां पे? 2, 6 एंड 2, 6, और ये कौन सा ग्रुप है बच्चों? ये है 8। 2, 6, 8 पे अगर एल्कोहल लगा हो, ऑल ग्रुप लगे हो, ऑल 2, 8, 6 पे अगर ऑल लगा है तो ये यूरिक एसिड का लैक्टिम फॉर्म होता है। अगर यही 2, 6, 8 पे प्यूरिन रिंग के 2, 6, 8 पे ऑक्सो ग्रुप लगा हो तो ये कौन सा फॉर्म होगा? लैक्टम फॉर्म ऑफ द यूरिक एसिड होता है। चलो यूरिक एसिड की स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं यूरिक एसिड क्या है। हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा था, क्या सीख लिया है बताओ, याद करो, अपनी कॉपी उठा के देखो क्या सीखा है आपने। आपने सीखा पिरामिडीन सीखा, और क्या सीखा? प्यूरिन बनाना सीखा। तो चलो हम प्यूरिन बनाते हैं। ये क्या है? ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये हो गया पिरामिडीन। इसी पिरामिडीन से हमने कहा था एक कार्बन जिसके 2 दोस्त हैं नाइट्रोजन, इनको जोड़ दिया और ये क्या बन गया? प्यूरिन। अगर इस प्यूरिन पे इसका नामनक्लेचर कहां से स्टार्ट हुआ? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। किस पे स्ट्रक्चर बदलेगी? 2 और 6 पे कुछ ना कुछ लग सकता है। ठीक है। और किस पे लगेगा? एक
आपका ये 8 नंबर है, ये 9 है और ये 7 है। तो अगर इन दोनों पे यहां पे एल्कोहल लग जाए, ये एल्कोहल हमने जोड़ दिया। कार्बन की वैलेंसी को ध्यान रखना, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। डबल बॉन्ड से अगर आप ऑक्सीजन जोड़ देंगे तो इसकी वैलेंसी 5 हो जाएगी, आपको नोबेल प्राइज मिल जाएगा। तो इस वाली स्ट्रक्चर में ये लैक्टिन हुआ और ये बना यूरिक एसिड। ये क्या कहलाएगा बच्चों? यूरिक एसिड। और अगर इस डबल बॉन्ड को हम शिफ्ट कर दें या डबल बॉन्ड को हटा दें, इस डबल बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर दें ऑक्सीजन की तरफ, तो ये क्या बन जाएगा? तब भी ये कीटो एसिड रहेगा, लेकिन ये लैक्टम फॉर्म में होगा। चलो आगे चलते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको ये कीट समझ में आ गया होगा यूरिक एसिड क्या है। यूरिक एसिड से गाउट होता है, आगे हम पढ़ेंगे तो बताएंगे। यूरिक एसिड से गाउट होता है, और गाउट एक जिसे गठिया रोग हिंदी में बोलते हैं। आदमी आएगा, दर्द के साथ आएगा। ये हम एक अलग से क्लिनिकल सिनेरियो में इसको एक्सप्लेन करेंगे। पहले बेसिक पढ़ाएंगे फिर क्लिनिकल एक्सपोजर पे जाएंगे। क्लिनिकल एक्सपोजर में हम बताएंगे कि हिस्ट्री कैसे लेते हैं, पेशेंट से बात कैसे करते हैं, थोड़ा इसका एक्सपोजर देंगे जो कि आपको अभी है नहीं। उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि उसको सिम्टम्स क्या आया है, क्यों आया है, और सिम्टम्स के बाद आपको आगे की चीजें बताएंगे। वो उसके लिए अलग से हमारा एक डेडिकेटेड वीडियो होगा। चलो अगर 6 मेंबर्ड रिंग है तो क्या है बच्चों? पिरामिडीन। तो पिरामिडीन के कुछ स्ट्रक्चर और होते हैं, मतलब इसके कई फॉर्म होती हैं पिरामिडीन की, जिसमें से मिथाइल साइटोसिन हो गया, डाइहाइड्रोयूरेसिल फॉर्म हो गई। देयर आर सेवरल अदर फॉर्म्स एंड दे आर यूज्ड इन दी अदर फॉर्म। चलो आगे अब हम इसको और समझते हैं। अभी हम डिस्कस कर क्या रहे थे? हम डिस्कस कर रहे हैं न्यूक्लियोटाइड का। किसका डिस्कस कर रहे हैं? न्यूक्लियोटाइड का डिस्कशन कर रहे हैं। न्यूक्लियोटाइड के डिस्कशन में हम लोगों ने पढ़ा बेस, शुगर एंड फास्फेट। न्यूक्लियोसाइड क्या थी? बेस एंड शुगर। इस चीज में हमने कंप्लीट डिस्कशन किया कि बेस क्या है। इस बेस का डिस्कशन कर चुके हम लोग। अब हम शुगर को देख लेते हैं कि कौन सी शुगर यूज होगी, क्योंकि फास्फेट में कुछ रखा नहीं है। फास्फेट सिंपल फास्फेट है, POO। फास्फेट सिंपल आपका फास्फेट ही रहेगा जिसपे माइनस ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो एक फास्फेट हो गया। शुगर को देख लेते हैं, शुगर क्या है। शुगर आपने कार्बोहाइड्रेट में पढ़ा होगा। अभी चूंकि हम कार्बोहाइड्रेट का हमने लेक्चर नहीं लिया है, तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में छोटा सा ऐसे बता दे रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट एल्डिहाइड है या कीटोन है। लेकिन कैसे एल्डिहाइड कीटोन है? ऐसे एल्डिहाइड कीटोन जिसमें ढेर सारे एल्कोहलिक ग्रुप लगे हुए हैं। अगर ढेर सारे लगे हैं तो इनको हम क्या कहेंगे? पॉली। और एल्कोहलिक ग्रुप को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आर कीटोन। तो व्हाट इज द कार्बोहाइड्रेट? इट इज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आर कीटोन। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन होते हैं। अगर मतलब ऐसे आप देखोगे इनकी स्ट्रक्चर, तो इस पे ये आपका एक ऑक्सीजन वाला ग्रुप, बाकी सब पे आपको OH वाला ग्रुप लगता हुआ मिलेगा। एक कीटो हो सकता है, या कीटो ना हो तो एल्डिहाइडिक ग्रुप हो सकता है। इस पे CHO ये एल्डिहाइड ग्रुप हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके के ग्रुप को हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। न्यूक्लियोटाइड बनाने वाला कार्बोहाइड्रेट कैसा कार्बोहाइड्रेट होता है बच्चों? न्यूक्लियोटाइड बनाने वाला कार्बोहाइड्रेट कैसा कार्बोहाइड्रेट होगा? न्यूक्लियोटाइड बनाने वाला 5 पेंटोज कहलाता है। न्यूक्लियोटाइड बनाने वाला कार्बोहाइड्रेट पेंटोज बोला जाएगा। और कौन सा पेंटोज होता है? राइबोज होता है, राइबोज। तो इसमें जो शुगर यूज होगा बच्चों, वो कैसा शुगर होगा? उस शुगर को हम बोलेंगे कि ये राइबोज शुगर है। राइबोज शुगर कितने मेंबर का है? ये 5 कार्बन का शुगर होता है, और इसमें ऑक्सीजन वगैरह भी लगी होती है। लेकिन जो यहां बनाता है, इसके 2 फॉर्म होते हैं। अगर हम राइबोज की बात करें तो इसके फॉर्म होते हैं। आप कार्बोहाइड्रेट में डिटेल में पढ़ेंगे, यहां हम इतनी डिटेल नहीं लेंगे।
लेकिन इसका एक रिंग्ड फॉर्म होता है, एक सिंपल सीधा फॉर्म होता है। सिंपल सीधा फॉर्म एंड रिंग्ड फॉर्म। तो न्यूक्लियोटाइड में जो फॉर्म आता है बच्चों, वो रिंग्ड फॉर्म यूज होता है, रिंग बन के फॉर्म आता है। मतलब यहाँ पे एक ऑक्सीजन जुड़ी होगी, ये यहाँ पे हाइड्रोजन OH ग्रुप, ये हुआ आपका पेंटोज। ये आपका पेंटोज है। पेंटोज में कौन सा पेंटोज है बच्चों? ये राइबोज। ये राइबोज होता है, ठीक है। आपकी नंबरिंग कहां से करेंगे? 1 2 3 4 5। तो ये पेंटोज है, आपको याद होना चाहिए। अगर इस 2 नंबर कार्बन से, 2 नंबर से अगर यहां से ऑक्सीजन हटा दें, मतलब ऑक्सीजन हटाने को क्या कहते हैं? डीऑक्सीजनेशन। अगर इसमें डीऑक्सीजनेशन कर दें, मतलब ऑक्सीजन हटा दें, तो ये मेंबर जो बनेगा वो कहलाएगा डीऑक्सीराइबोज। क्या कहलाएगा बच्चों? डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज में सेकंड पे आपका क्या नहीं है? सेकंड पे क्या नहीं है? OH ग्रुप नहीं है। सेकंड पे OH ग्रुप नहीं है, तो अगर ये चाहे भी जनरली 2 ग्रुप मिलकर के आपस में क्या बना सकते हैं? यहां से एक रिंग बना सकते हैं। ये रिंग नहीं बनेगी यहां पे, क्योंकि रिंग बन के ये रिएक्शन नहीं होगी। यहां पे रिंग बनने के चांसेस नहीं होते, ये उतना रिएक्टिव नहीं होता, तो इट इज रिलेटिवली मोर स्टेबल। लेस रिएक्टिव लेस है, तो ये स्टेबल ज्यादा है, और ये ज्यादा रिएक्टिव है, ये कम स्टेबल है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आपने पढ़ा था किससे बनता है? BSP। किस चीज से मिलके बना होता है? बेस, शुगर, और किससे मिलके बना होता है? फास्फेट। शुगर यहां जो यूज की जा रही है वो कैसी शुगर है? राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। जो डीऑक्सीराइबोज होगी वो DNA में होगी, राइबोज जो होगी वो RNA में होगी। जब हम केवल ATP बोले तो आप उसे राइबोज समझिए। डीऑक्सीराइबोज जब बोलेंगे तो DATP बोलेंगे या DNTP बोलेंगे। तो राइबोज का मतलब, अगर कभी भी ATP बोल रहे हैं तो आप सिंपल राइबोज समझें, ठीक है। अब इसकी स्ट्रक्चर समझते हैं। इसमें पहले क्या जोड़ना है हमें? इसमें जो है इस शुगर वाले पार्ट में, जो ये शुगर वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, शुगर वाला हिस्सा, इस शुगर वाले हिस्से में OH OH, और इधर वाला जो हिस्सा था बच्चों, ये क्या है? ये सॉरी, इधर कार्बन, इधर हाइड्रोजन, इससे लगा हुआ ये 5th वाला। फर्स्ट वाले कार्बन से हमेशा नाइट्रोजन बेस जुड़ता है। कौन जुड़ेगा? नाइट्रोजन बेस, या बेस इसे कह दो। नाइट्रोजन बेस हमेशा फर्स्ट वाले कार्बन से जुड़ता है। फास्फेट कहां से जुड़ेगा? फास्फेट जुड़ने के तरीके हैं। फास्फेट, नाइट्रोजन बेस कहां से जुड़ेगा? फर्स्ट वाले हिस्से से। अगर केवल नाइट्रोजन बेस और शुगर है, बेस एंड शुगर है, तो इसे न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। क्या बोलेंगे बच्चों? इसे न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं, ठीक है। जैसे एडेनिन, एडेनोसाइन, ठीक है। आगे मैं अभी बताऊंगा, इसका कन्वेंशन नॉमेनक्लेचर भी दिखाऊंगा कैसे होता है। अभी आप समझिए केवल कि पहले नंबर कार्बन पे आपका कौन जुड़ेगा? बेस जुड़ेगा। पहले नंबर कार्बन पे बेस जुड़ेगा। 5th, और ये 5th नंबर कार्बन है, 3 नंबर कार्बन है, तो 5th और 3 नंबर कार्बन अवेलेबल है किससे जुड़ने के लिए? फास्फेट ग्रुप जुड़ने के लिए। फास्फेट ग्रुप जुड़ने के लिए 2 नंबर के कार्बन अवेलेबल हैं। पहली बार जो कार्बन जुड़ता है, पहली बार फास्फेट जुड़ता है, सॉरी, फास्फेट पे जुड़ने के लिए 5 और 3 है। अगर यहां पे पहली बार फास्फेट जुड़ेगा तो ये कैसे जुड़ेगा? फास्फेट यहां से जुड़ेगा। आपको पता है फास्फेट क्या है? एक तरीके का एसिड है, फास्फोरिक एसिड। और
अगर ये इससे जुड़ता है, फास्फेट ग्रुप जुड़ता है, तो इस तरीके का जो बांड बनेगा उसको हम बोलते हैं फास्फोडाइस्टरिक बांड। ये फास्फोएस्टर बनाता है। इसको आप लोग बैलेंस कर लीजिएगा अकॉर्डिंग टू द वैलेंसी। डॉक्टर्स का काम आपको वैलेंसी पढ़ाना, केमिस्ट्री पढ़ाना नहीं है। नहीं तो कोई मुझे कमेंट करके बताए डॉक्टर साहब आपने इसकी वैलेंसी गड़बड़ कर दी। भैया मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ठीक ठाक आती है, लेकिन आप इसको बैलेंस कर लीजिएगा। ये काम मैं आप पे छोड़ रहा हूं। कार्बन की 5 वैलेंसी होती हैं, ठीक है, तो इसको बैलेंस कर लीजिएगा। फास्फेट ग्रुप को कितनी हो गई, ज्यादा हो गई वैलेंसी, तो कम ज्यादा वाला देख लेना, इसकी वैलेंसी वगैरह को चेक कर लेना, ठीक है। हम लोगों ने नीट में पढ़ा था, पढ़ाई की थी नीट वगैरह में, तब से मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी थोड़ी भूल जाती है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अभी आए हैं तो ज्यादा अच्छा, मुझसे तो अच्छा करेंगे ही करेंगे। तो चलो ये चीज समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। फास्फेट ग्रुप किस पे जुड़ेगा आपका 5th कार्बन पे। फास्फेट ग्रुप और कहां जुड़ सकता है, और कहां बांड बना सकता है। अगर एक बांड बनाए तो फास्फोएस्टर बांड, लेकिन अगर 2 बांड बन जाए बच्चों, यहां भी एक बांड बन जाए फास्फेट का, ये हाइड्रोजन हटा के फिर फास्फेट ग्रुप यहां से जुड़ जाए, अगर 2 ग्रुप यहां से जुड़ जाए तो अब क्या हो गया, 2 फास्फेट एस्टर बना। तो 2 फास्फेट बांड बना तो इसे बोलते हैं फास्फो, कितना एस्टर बांड बना, 2 डाइएस्टर बॉन्ड, इसे क्या बोलेंगे, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। इसको फास्फोडाइएस्टर बांड बोलते हैं, ठीक है, इसको फास्फोडाइएस्टर बांड बोलते हैं। ये कौन सा बांड हुआ भाई, ये वाला बांड का नाम क्या नाम हो, 2 ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज मतलब शुगर, ग्लाइको मतलब शुगर, 2 शुगर अगर साइड में आई और मिलके बांड बनाए तो ऐसे बांड को क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसिडिक बांड। भाई साइड में आकर के आपस में दोस्ती करके बांड बना लिए, क्या हो गया ये, ग्लाइकोसिडिक बांड। लेकिन दोस्तों यहां तो ग्लाइकोसिडिक है नहीं, यहां क्या है, एन, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। तो नाइट्रोजन डोनेट्स कि ये बॉन्ड कहां बने हैं, बेस एंड शुगर के बीच में बने हैं, तो दोनों साइड में आए हैं, दोनों ने बॉन्ड बनाया है, तो नाउ इट बिकम द एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। मोस्ट प्रोबेबली कठिन जरूर है, लेकिन थोड़ा थोड़ा एक आइडिया आपको लग रहा होगा। 1-2 बार अगर आप इसे रिवाइज करेंगे, 2-3 बार इसे लिखेंगे, तो ये आपके लिए थोड़ा बेहतर होगा। बायोकेमिस्ट्री थोड़ी सी समझने वाली चीज है, क्योंकि अभी आप समझोगे, बाद में समझोगे, अभी तो नहीं समझ पाओगे कि बायोकेमिस्ट्री इज द लैंग्वेज ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन की लैंग्वेज है। पैथोलॉजी पढ़ोगे, फिजियोलॉजी पढ़ोगे, वट एवर यू विल स्टडी, यू विल फाइंड आउट कि बायोकेमिस्ट्री काफी इन्वॉल्व होती है। अगर आप बेस नहीं समझते हो, कैंसर बायोलॉजी पढ़ोगे तब भी, तो जब हम आगे चलेंगे तब आप ज्यादा अच्छे से समझोगे। तो दोस्तों ये क्या हो गया, आपका न्यूक्लियोटाइड हो गया। अब इतनी बात समझ में आ गई, आगे हम देखते हैं। आपको ये पता हो गया फास्फेट किस किस ग्रुप पे लग रहा है, चलो बताओ, याद करके बताओ। एक किस ग्रुप पे लग रहा है, एक ग्रुप पे लग रहा है 3, एक पे लग रहा है 5। तो ये कन्वेंशन होता है, एक तरफ स्टार्टिंग में लग सकता है फास्फेट किस पे लगा हो, 3 ग्रुप पे, दूसरी तरफ लगा हो 5 ग्रुप पे। बीच में बॉन्ड कैसे बन सकते हैं, न्यूक्लियोटाइड के बॉन्ड, इन बॉन्ड को क्या बोलते हैं, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। कौन से बॉन्ड बोलते हैं इन्हें, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोलते हैं। ये बॉन्ड जो बोला जाएगा उसे फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोलेंगे। तो अगर ये न्यूक्लियोटाइड आपस में बेस ऐसे खड़े रहें, बेस बेस बेस, और बीच में कौन सा बॉन्ड बनाते रहें, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाते रहें, और ये मोनोमर साथ में लग जाए, ऐसे लग जाए, तो ये क्या बना लेते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या बनाते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। एंड व्हाट इज दिस पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या हो जाएगा बच्चों, यही पॉलीन्यूक्लियोटाइड अगर राइबोज से मिलके बना है तो ये आरएनए बन जाता है, अगर डीऑक्सीराइबोज से मिलके बना है तो ये डीएनए बन जाता है। कितने तरीके के न्यूक्लियोटाइड होंगे ये हम लोग डिस्कस करेंगे, आगे वाली स्लाइड में इनका नामनक्लेचर देखेंगे।
उम्मीद करते हैं आपको बीएसपी याद रहेगा। उम्मीद करते हैं कि न्यूक्लियोसाइड का मतलब समझ में आएगा कि न्यूक्लियोसाइड में न्यूक्लियो का मतलब नाइट्रोजन, साइड का मतलब शुगर है। यस, दोनों चीजें मिलके क्या बनाती हैं? न्यूक्लियोसाइड। चलो इनकी नामनक्लेचर को देखते हैं, कैसे इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं। ये वाली स्लाइड देखते हैं। इसमें जो अभी हमने आपको पढ़ाया, उस पढ़ाने में हमने बताया कि कैसे मिलके बना बच्चों। चलो फिर से याद करो, फिर से बताओ, बार बार पूछता इसलिए हूं कि आपको रट जाए। क्या पढ़ा था? बीएसपी इज नोन एज न्यूक्लियोटाइड, और अगर केवल बीएस है तो न्यूक्लियोसाइड है। न्यूक्लियोसाइड इज बीएस, न्यूक्लियोटाइड इज बीएसपी। प्लीज इसे वो वाली पार्टी ना समझे, बहुजन समाज पार्टी से इसका कोई लेना देना नहीं। इसका फुल फॉर्म है, नहीं तो आप जाओ वाइवा देने, सर पूछे क्या है न्यूक्लियोटाइड, आप तेजी से चिल्लाओ बीएसपी। आपका दोस्त बताया बीएसपी, सर पूछे क्या है तो आप बताओ बहुजन समाज पार्टी। नहीं भैया, हम लोगों का पॉलिटिकली कोई मतलब नहीं। इसका मतलब है बेस, शुगर एंड फास्फेट। याद रहेगा? उम्मीद करता हूं याद रहेगा दोस्तों। चलो देखो, समझो इसको। प्यूरिन में क्या था? ए एंड जी। याद कराया था प्यूरिन कैसे बनती है। 2-3 बार इसको रिवाइज करना बच्चों, 2-3 बार कॉपी पे लिख लेना, ऐसे नहीं याद होगा। 2-3 बार लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे, 100% याद होगा। चलो आगे देखो। तो एडेनिन में बच्चों अगर न्यूक्लियोसाइड है तो इसे क्या बोलते हैं? एडेनोसिन। क्या बोलेंगे? एडेनोसिन। ग्वानिन है तो ग्वानोसिन। अगर राइबोज शुगर लगा है तो एडेनोसिन, और राइबोज शुगर ग्वानिन में लगा है तो ग्वानोसिन। अगर यही डीऑक्सी राइबोज है तो डीऑक्सी एडेनोसिन एंड डीऑक्सी ग्वानोसिन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन न्यूक्लियोटाइड में इसे एडेनाइलेट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? एडेनाइलेट एंड ग्वानाइलेट। एनीलेट है ये, एनी और लेट लगा दो। ठीक है, ग्वानिन में तो ग्वानिन पढ़ लेना जो पढ़ना है भाई, बस समझ लो इसको। ठीक है, इसके तरीके से पिरामिडीन में देखो, साइटोसिन 3 होता था, इसे क्या बोलेंगे? साइटिडीन। इसे क्या बोलेंगे? थायमिडीन। तो मतलब न्यूक्लियोसाइड जो होते हैं, इसकी नामनक्लेचर याद रखना। कहीं साइटिडीन आए, इसका मतलब बेस और शुगर जुड़ा हुआ है। कहीं थायमिडीन आए तो इसका मतलब बेस एंड शुगर जुड़ा है। कहीं यूरिडीन आए, इसका मतलब बेस एंड शुगर जुड़ा है। चलो, अगर यही चीज साइटिडाइलेट आए या थाइमिडिलेट आए, यूरिडिलेट आए, तो इसका मतलब क्या जुड़ा हुआ है? 3 बीएसपी, बेस, शुगर एंड फास्फेट। लेट अगर आपको कुछ ना याद आए तो याद रखना, लेट अगर पीछे आ रहा है तो इसका मतलब वो न्यूक्लियोटाइड है। लेकिन अगर आप एमसीक्यू एग्जाम कर रहे हैं दोस्तों, तब तो आप इतने से काम बन जाएगा कि लेट आया तो न्यूक्लियोटाइड। लेकिन अगर ये एग्जाम आपका यूनिवर्सिटी का है तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि किसको क्या कहते हैं। यूनिवर्सिटी एग्जाम आर लिटिल बिट टफर देन द नीट पीजी। कोई मुझे चप्पल मत मारना भाई, सत्य है ये बात। ठीक है, बस क्या है कि इंपॉर्टेंट आपको पता होते हैं, इसलिए आपका काम आसान हो जाता है। लेकिन अगर आपको इंपॉर्टेंट ना पता हो, पूरा पढ़ना पड़े, तो इट इज मोर डिफिकल्ट देन द नीट पीजी एग्जाम। चलो देख लेते हैं फंक्शन ऑफ प्यूरिन एंड पिरामिडीन के फंक्शंस क्या हैं बच्चों। प्यूरिन एंड पिरामिडीन्स क्या हैं बताओ। अगर ये न्यूक्लियोटाइड फॉर्म में हैं, वैसे कैसे होते हैं प्यूरिन एंड पिरामिडीन? अगर न्यूक्लियोटाइड फॉर्म में है तो इन पे क्या होगा? इन पे आयंस होंगे। अगर आयंस हैं तो ये कैसे रखे जाएंगे? क्या ये वाटर सॉल्युबल होंगे? हाँ, वाटर सॉल्युबल होंगे अगर ये न्यूक्लियोटाइड फॉर्म में है तो। लेकिन अगर न्यूक्लियोटाइड फॉर्म में नहीं है तो ये वाटर सॉल्युबल नहीं होते, वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। अगर केवल मात्र प्यूरिन एंड पिरामिडीन की बात करो तो ये स्टैक में पाए जाते हैं, एक के ऊपर एक पाइलअप होकर के अरेंजमेंट करते हैं, सिक्के जैसा पाए जाते हैं, एक सिंगल लाइन में पाए जाते हैं, 3D स्ट्रक्चर में अरेंज होते हैं। और जब ये न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं तो तुरंत इनके बीच में एक बॉन्ड बनता चला जाता है। इसकी वजह से आपकी जो स्ट्रक्चर होती है
वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर बन जाती है, जो पर्टिकुलर 3D स्ट्रक्चर होती है। क्योंकि ऑलरेडी पाइलअप है, उसमें जैसे ही हम लोग बेस शुगर लगाते हैं, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाते हैं, ऑलरेडी पाइलअप है, तो तेजी से ये लोग पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना लेते हैं। तो इनका जो फॉर्म है न्यूक्लियोटाइड का, ये बिल्डिंग ब्लॉक है किसके? न्यूक्लिक एसिड के। इस न्यूक्लिक एसिड का बिल्डिंग ब्लॉक कौन? न्यूक्लियोटाइड। ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड C, T, G, A, ये सब मिल करके क्या बना लेते हैं बच्चों? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड राइबोज का भी हो सकता है। राइबोज का बनाता है तो इसे हम कहते हैं RNA। अगर DNA का बनता है तो इसे DNA। DNA RNA है क्या? राइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो ये देख लेना DNA RNA क्या है। चलो बच्चों, अब हमने प्यूरिन पिरामिडीन पढ़ लिया। जब प्यूरिन पिरामिडीन पढ़ लिया तब हम अब लोग इस पे क्या डिस्कस करते हैं कि इसका कहाँ यूज है। तो न्यूक्लिक एसिड में इसका यूज है। इसका यूज क्या है? आपको पता है ATP। ATP क्या होती है? आपने पढ़ा था कि ये एक तरीके का, जब हम कहते हैं केवल न्यूक्लियोटाइड, एडेनिन का अगर न्यूक्लियोटाइड बनाए तो इतना बनेगा एडेनिन का न्यूक्लियोटाइड, और इसे बोलेंगे AMP। ठीक है, लेकिन अगर इसमें 2 और फास्फेट जोड़ लें तो ये बन जाता है ATP, एडेनोसिन ट्राइफास्फेट। ठीक है, आगे देखते हैं, इसका और फंक्शन देख लेते हैं क्या और करता है। ये कोएंजाइम की तरीके से काम करते हैं। कोएंजाइम जब हम एंजाइम पढ़ाएंगे तो अच्छे से पढ़ाएंगे, अभी आप केवल इतना याद रख लीजिए कि ये कोएंजाइम की तरह से काम करते हैं। शुगर में बहुत सारी शुगर की पहले लग जाते हैं, जैसे UDP GDP शुगर्स बनाते हैं, UDP ग्लूकोज बनाते हैं। जब हम ग्लाइकोजन वगैरह पढ़ेंगे तो इसमें UDP ग्लूकोज या ग्लाइकोजन का मतलब समझेंगे। इसके अलावा आप लिपिड में जैसे साइटिडीन एंड डाइफास्फेट, डाई एसाइल ग्लिसरॉल, CDPDG, ये सब लिपिड बनते हैं। कुछ कार्डियोलिपिन हैं, फास्फोटाइडिल सेरीन है, इन सब में भी इनका रोल होता है। रेगुलेटरी रोल क्या होता है? ये भी अगर आपने पढ़ा होगा हार्मोन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो आपने सुना होगा कि CMP जो होता है एक तरीके का सेकेंडरी मैसेंजर है। सिंथेटिक प्यूरिन एंड पिरामिडीन अलग यूज किए जाते हैं। ये एड्स के ट्रीटमेंट में, कैंसर के ट्रीटमेंट में, इम्यूनो सप्रेशन में इनका रोल होता है। आज का लेक्चर दोस्तों यहीं तक। पहला लेक्चर इतना बड़ा बनाने के पीछे कारण ये है कि न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर अगर आपको आता है तो मेटाबॉलिज्म काफी सरल हो जाता है। जब हम बताएंगे कि कार्बन नंबर 2 कहां से आया है, कार्बन नंबर 6 कहां से आया है, तो आप रिकॉल कर पाएंगे। इसलिए इस पहले लेक्चर को काफी बढ़िया से रिवाइज करिए और सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल जिसका नाम है बायोकेमिस्ट्री बाय डॉक्टर मनोज। बने रहिए हमारे साथ, हम और आप मिलकर ये जर्नी बढ़ाएंगे।